श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। योग निर्माण योजना का मध्य बिंदु परिवार निर्माण है। व्यक्ति और समाज निर्माण इसके ओर छोर के दो सिरे हैं। परिवार निर्माण का कार्य हाथ में लेने वाले को अनिवार्य रूप से अपना सुधार करना ही पड़ेगा। गीली मिट्टी से वैसा ही खिलौना बन सकता है जैसा कि सांचा हो। गृह स्वामी गृह स्वामिनी को अपने गुण, कार्य, स्वभाव का ऐसा परिष्कार करना होता है जिसे घर के दूसरे सदस्य अपने अनुसरण में ला सकें। इस प्रकार परिवार निर्माण का कार्य आत्मनिर्माण का सबसे सरल तरीका है। इसी प्रकार परिवारों का सुधार कर समाज सुधार एवं विश्व कल्याण का उद्देश्य भी सहज ही पूरा हो सकता है। लोग अपने अपने परिवारों को सुधार लें तो समस्त विश्व के सुधर जाने में क्या कठिनाई रह जाएगी। कर्म योग की सर्वोत्तम साधना है परिवार निर्माण। उससे आत्मनिर्माण की प्रक्रिया भी संपन्न होती है और समाज निर्माण का क्रम भी अनायास चलता रहता है। मिशन की गरिमा को समझने वाले प्रत्येक नर नारी को अपना समय, श्रम और मनोयोग जितना संभव हो उतना अपने परिवार निर्माण में लगाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। परिवार लौकिक सुविधाओं की दृष्टि से ही नहीं, आत्मिक सद्गुणों को अभ्यास में लाने के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक विकास, कर्तव्य पालन, त्याग, परमार्थ, स्नेह, कृतज्ञता, आत्म संयम आदि की वृत्तियों का विकास परिवार में ही संभव है, अकेले रहकर नहीं। परिवार निर्माण मूलतः एक दर्शन है, एक दार्शनिक संकल्प एवं प्रक्रिया है, पद्धति है जिसका लक्ष्य है आत्मविकास। आत्मीयता की परिधि विस्तृत हो रही है अथवा नहीं, ये सारी सृष्टि एक ही सत्ता का विस्तार है। कोई उसे ईश्वरीय परिवार कहता है तो कोई अन्य उसे माया का परिवार कहता है, पर ये विश्व ब्रह्मांड एक ही परिवार है, ये बात सभी को स्वीकार है। सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने चाहा, एको हम बहुश्याम, एक से अनेक बनूं। आत्मविस्तार का यह संकल्प सृष्टि परिवार के रूप में सामने आया। यही है ब्रह्म का विराट रूप। और आत्मीयता मैं से हटकर परिवार, समाज, देश और विश्व तक फैले, ये मनुष्य परिवार में रहकर ही सीखता है। परिवार निर्माण की समस्त प्रक्रियाओं की ये आधारभूत कसौटी होनी चाहिए कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का आत्मविकास हो रहा है या नहीं, प्रत्येक सदस्य की आत्मीयता की परिधि विस्तृत हो रही है, बढ़ रही है अथवा नहीं। जहाँ चिंतन में और आचरण में ये विकास नहीं दिख पा रहा हो, वहाँ परिवार की व्यवस्था और रीति रिवाजों का स्वरूप कोई भी क्यों ना हो, परिवार निर्माण की प्रक्रिया वहां नहीं चल रही है, यही मानना चाहिए। परिवार संस्था में स्त्री पुरुष को समान महत्व दिया गया है। लिंग भेद की दृष्टि से कोई श्रेष्ठ अथवा गौड़ नहीं है। पूरे संस्थान को कर्तव्य धर्म की मर्यादाओं में बांधकर उसे सभी भांति अनुशासन, सेवा, त्याग, सहिष्णुता प्रिय बनाया जाता है और इन पारिवारिक मर्यादाओं पर ही समाज की सुव्यवस्था, शांति, विकास निर्भर करता है। परिवार में सभी सदस्य परस्पर कर्तव्य धर्म से बंधे हुए होते हैं। कर्तव्य की भावना मनुष्य में एक दूसरे के प्रति सेवा, सद्भावना, उत्सर्ग की सत्प्रवृत्तियां पैदा करती है। भारतीय संस्कृति में परिवार में समस्त व्यवहार कर्तव्य भावना पर टिका हुआ है। सभी सदस्य एक दूसरे के लिए सहर्ष कष्ट सहन करते हैं, त्याग करते हैं, दूसरों के लिए अपने सुख और स्वार्थ का प्रसन्नता के साथ त्याग करते हैं। शास्त्रकारों की भाषा में यही स्वर्गीय जीवन है। परिवार का पालन ही नहीं, निर्माण भी समाज सेवा का सबसे समीपवर्ती और सबसे सरल कार्यक्षेत्र है। ईश्वर ने जिन प्राणियों के साथ रक्त संबंध बनाकर तथा कर्तव्य और उत्तरदायित्व के बंधनों में बांधकर
परिवार रूप में प्रस्तुत किया है, उनकी सेवा करना प्रत्येक दृष्टि से आवश्यक है। यो जितने अधिक मनुष्यों और प्राणियों की सेवा जितनी जिससे बन पड़े उतनी ही उत्तम है, पर कौटुंबिक उत्तरदायित्व तो अनिवार्य रूप से उठाने ही होते हैं। इनमें उपेक्षा बरतने से जो दुष्परिणाम निकलते हैं वे धर्म, कर्तव्य, समाज हित और परिवार संगठन की दृष्टि से बहुत ही विपरीत एवं घातक सिद्ध होते हैं। इसलिए सेवा धर्म की ओर लक्ष्य रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये कार्य अपने घर से ही आरंभ करना चाहिए। समाज का छोटा स्वरूप परिवार है। छोटे छोटे परिवारों से मिलकर ही राष्ट्र या विश्व बनता है। समाज या संसार में जैसा भी कुछ हम बनना चाहते हैं उसका प्रबंध घर से ही हम सब करने लगे तो नवयुग के निर्माण की विश्वव्यापी सुख शांति की समस्या सहज ही हल हो सकती है। घर में जब प्रत्येक सदस्य दूसरे के लिए त्याग करने को तत्पर रहे, उसका अपना स्वार्थ दूसरों के स्वार्थ के साथ जुड़ा हो, एक की पीड़ा सबकी पीड़ा और एक की उन्नति सबकी उन्नति बनकर प्रकट हो, तब समझना चाहिए कि हम पारिवारिक जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरे हमसे अच्छा खाएं, पहने, घर की सुख सुविधा का उपभोग पहले दूसरे करें। हमारी खुशी इसी में है। हमारा कर्तव्य तो अधिकाधिक त्याग और दूसरों की सुख शांति और विकास में सहायक होना है। मेरे रहते किसी को दुख तकलीफ न हो, यही उदार भावना पारिवारिक भावना को प्रकट करती है। स्मरण रखा जाना चाहिए कि आनंद पाने से अधिक बांटने में मिलता है। आज भी तो पूरा समाज सहयोग और पारस्परिकता के बल पर ही चल रहा है। यदि समाज से सहयोग की भावना नष्ट हो जाए तो तुरंत ही चलते हुए कारखाने, होती हुई खेती और बढ़ती हुई योजनाएं व विकास पाती हुई कलाएं, शिल्प, साहित्य आदि की प्रगति रुक जाए और कुछ ही समय में समाज जड़ता से अभिभूत होकर नष्ट हो जाएगा। सहयोग मानव विशेषताओं में एक बड़ी विशेषता है। परिवार में जिसका होना नितांत आवश्यक है, इसी पर परिवार बनता, चलता और उन्नति करता है। पारिवारिक जीवन की गाड़ी सदस्यों के त्याग, प्रेम, स्नेह, उदारता, सेवा, सहिष्णुता और परस्पर आदर भाव पर चलती है। परिवार सह अस्तित्व, सामूहिक जीवन, सेवा और सहिष्णुता की पाठशाला माना गया है। परिवार की प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा, परिवार की उन्नति हमारी उन्नति, परिवार की समृद्धि हमारी समृद्धि और उसकी लाभ हानि हमारी लाभ हानि। ऐसी आत्मभावना पारिवारिकता का विशेष लक्षण है। हम कोई ऐसा काम न करें जिससे परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच आए, किसी सदस्य पर कोई अवांछनीय प्रभाव पड़े, परिवार की उन्नति में अवरोध उत्पन्न हो अथवा उसकी समृद्धि एवं वृद्धि में प्रतिकूलता आए। ऐसा सतर्क भाव ही तो पारिवारिकता कहा जाएगा। जहाँ ये सब बातें पाई जाएं, वहाँ समझना चाहिए कि लोग वास्तविक रूप में परिवार बनकर रह रहे हैं। जहाँ स्वार्थ, वैमनस्य अथवा सुख दुख में विषमता की गंध पाई जाए, वहाँ मानना होगा कि एक साथ अनेक के रहने पर भी वहाँ पारिवारिक भावना नहीं है। लोग किसी कारणवश एक साथ रहे जा रहे हैं। परिवार में जब तक सच्ची पारिवारिक भावना नहीं होती, उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। आज सच्ची पारिवारिक भावना के अभाव में ही तो परिवार टूटते बिखरते जा रहे हैं। पारिवारिक भावना के अभाव में ही सदस्यों में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से डाह व ईर्ष्या रहती है। जितने मुकदमे दूसरों से विवाद के नहीं चलते, उससे कई गुना मुकदमे पारिवारिक कलह के कारण दायर होते और चलते रहते हैं। जब परस्पर के संबंध स्वार्थपूर्ण, संकीर्णता, असहिष्णुता से भर जाते हैं तो परिवार नरक की साक्षात अभिव्यक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। पारिवारिक जीवन की दुर्दशा का मुख्य कारण है व्यवहारिक जीवन की शिक्षा का अभाव। पारिवारिक जीवन की शिक्षा का अभाव ही गृहस्थ जीवन की दुर्दशा का मूल कारण है। गृहस्थ जीवन को पृथ्वी पर स्वर्ग कहा गया है। मनुष्य का युग युग का अनुभव बतलाता है
कि जो सुख पारिवारिक जीवन जीने में है वो किसी अन्य प्रकार की जीवन पद्धति में नहीं है। आश्रम व्यवस्था का प्रचलन करने वाले ऋषि मुनियों ने गृहस्थ आश्रम को सबसे पुनीत एवं उपयोगी बताया है। माता पिता बच्चों का पालन पोषण करने में श्रम करते हैं तो बच्चे भी उन्हें अपनी किलकारियों तथा आज्ञानुवर्तिता से आनंदित करते रहते हैं। बूढ़े हो जाने पर अपने माता पिता के हाथ पांव बनकर उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। घर में कई व्यक्ति रहते हैं और वे कई स्तर के होते हैं। वयोवृद्ध, कामकाजी, प्रौढ़, विद्यार्थी, किशोर, नन्हे मुन्ने, वयस्क महिलाएं, छोटे बड़े भाई बहन, विधवाएं, आश्रित संबंधी आदि कई संबंध सूत्रों से जुड़े हुए कई व्यक्तियों को मिलाकर एक परिवार बनता है। इन सब की मनःस्थिति एवं परिस्थिति एक दूसरे से भिन्न होती है। कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व भी भिन्न भिन्न होते हैं। उनकी आवश्यकताएं एवं अपेक्षाएं भी एक दूसरे से भिन्न प्रकार की होती हैं। इन सब का तालमेल बिठाना, हर एक को उचित सुविधा देना और हर किसी में पनपने वाली सहज विशृंखलता का नियमन करना देखने में छोटा किंतु समझने में बहुत बड़ा काम है। इसे ठीक तरह संपन्न करने के लिए कुशल प्रशासक की दूरदर्शिता, संत जैसी उदार निस्पृहता और माता जैसी ममता चाहिए। इन तीनों का जो समन्वय कर ले वही सफल परिवार संचालक सिद्ध हो सकेगा। अपने परिवार के जिन लोगों को नियति ने एक सूत्र में बांधकर हमें सौंपा है, उनमें भी अन्य मनुष्यों की तरह दोष दुर्गुण होने संभव हैं। उनकी प्रतिक्रिया अपने मन पर प्रतिकूल होनी भी स्वाभाविक है, गुस्सा आना भी स्वाभाविक है, पर ऐसा नहीं है कि इस स्थिति को बदला नहीं जा सकता। कोई बुद्धिमान चाहे तो इसे बदल भी सकते हैं। दोषों की भांति गुण भी हर किसी में होते हैं। अपने परिवार के जिन व्यक्तियों को हम दोषयुक्त देखते हैं, उनमें भी कुछ गुण होते हैं। यदि उन गुणों पर अधिक ध्यान दिया जाए, बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया जाए तो निश्चय ही उनकी मात्रा बढ़ेगी। बहुत चर्चा करने से दोष भी बढ़ते हैं और गुण भी बढ़ते हैं। दोषों की चर्चा कम करके गुणों को कहा, सुना और समझा जाए तो निश्चय ही ये सुधार का बहुत अच्छा तरीका सिद्ध होगा। जिस प्रकार विभिन्न अवयवों के मिलने से शरीर बनता है, उसी प्रकार कुटुंब के सब सदस्यों से मिलकर एक परिवार या पूर्ण व्यक्तित्व बनता है। घर का एक आदमी आदर्शवादी और श्रेष्ठ बने तथा शेष सारा कुटुंब फूहड़पन का ऊबड़ खाबड़ जीवन व्यतीत करे, ये बड़ी बेतुकी बात है। सभी को अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना और स्वभाव में इतनी सज्जनता उत्पन्न करना आवश्यक है कि जिससे सब लोग शांतिपूर्वक रह सकें। जीवन विकास की शिक्षा का अधिकांश भाग परिवार की पाठशाला में ही पूर्ण होता है। निकृष्ट परिस्थितियों के परिवार में पाले पोसे जाने पर कोई बिरला ही अपवाद रूप से महान व्यक्तित्व का महापुरुष बन सका होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि जैसे हम अपने स्वास्थ्य, सुविधा, मनोरंजन, उपार्जन आदि की बातें सोचा करते हैं, इन समस्याओं के लिए चिंतित रहा करते हैं, उसी प्रकार अपने ऊपर जिस परिवार का उत्तरदायित्व भगवान ने सौंपा है, उसे सभ्य, सुसंस्कृत और सुविकसित बनाने के लिए पूरा पूरा ध्यान दें और इसके लिए जो कुछ किया जाना संभव हो उसे पूरी तत्परता और दिलचस्पी के साथ एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य समझकर करते रहें। हमारे घर दीक्षा विद्यालय होने चाहिए। बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करें, पर व्यक्तित्व के विकास की आवश्यक दीक्षा उन्हें घर में मिल सके, ऐसा वातावरण उत्पन्न करना हम में से प्रत्येक को अपना परम पवित्र कर्तव्य मानना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।